नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे साथ। मैं नेहा। आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग आनुवंशिकता एवं वातावरण। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जो हेरिडिटी होती है, आनुवंशिक होता है, वो क्या होता है, उसके सिद्धांत पढ़ने वाले हैं हम। वातावरण पर जो उसका प्रभाव है वो पढ़ने वाले हैं। ये आनुवंशिकता और जो आनुवंशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है आपका शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर बाल विकास में। ठीक है, तो आनुवंशिकता क्या होता है सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा कि इसमें तो ये गुण आनुवंशिकता से आया है। कोई भी बच्चे की कोई बात होगी तो उससे बोल दिया जाता है डायलॉग में कि ये गुण तो इस पे आनुवंशिकता से आया है, ये तो इसके परदादा भी ऐसे थे और परदादा इसके दादा भी ऐसे थे, ये तो अपने दादा पे गया है, ये तो अपनी माँ पे गया है, ये तो अपने बेटे पे गया है, इसकी नाक तो अपनी माँ पे गई है, इसकी आँख तो अपने पापा पे गई है। तो ये सब जो मिलान होता है ये ही क्या होता है आपका वंशानुक्रम। ठीक है, आनुवंशिकता हेरिडिटी होती है। ठीक है, क्या कहने का तात्पर्य है, आनुवंशिकता का अर्थ ये होता है जैसे माता पिता के गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरण होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो उसको जो वो बच्चे में आता है उसको ही हम आनुवंशिकता बोलते हैं। ठीक है, और आनुवंशिकता को ही वंशानुक्रम कहा जाता है, जो वंश के क्रम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइप्स के हो जाते हैं बच्चों में, हाइट से लेके, आंखों से लेके, मानसिक बुद्धि से लेके, शारीरिक शरीर से लेके बहुत सारे प्रभाव होते हैं जो कि हम सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम अर्थ देख लेते हैं। आनुवंशिकता अर्थ होता क्या है। आनुवंशिकता मैंने आपको बताया कि माँ बापों का जो माता पिताओं के जो गुण होते हैं उसका हस्ताक्षर होता है, उसको ही हम आनुवंशिकता बोलते हैं। ठीक है, तो माता पिता के गुणों का गुणों का हस्तांतरण संतान में होने वाले गुण को वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि आपकी मम्मा का या आपके फादर का या आपके दादाजी का कोई भी आपका गुण है, वंशानुक्रम है, आपकी कुछ भी चेंज आप में आता है तो उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन भी ना बनाकर एग्जामिनर ये परिभाषाएं देता है, इसलिए इसकी परिभाषाएं आपको याद करना ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर परिभाषाएं भी देता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपका जेम्स ड्रेवर कहते हैं, जेम्स ड्रेवर की आपको परिभाषा याद करनी पड़ेगी वंशानुक्रम के लिए। वो बोलते हैं माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम होता है। तो आप कैसे याद करेंगे जेम्स ड्रेवर का, कि जेम्स ड्रेवर ने बोलता मानसिक और शारीरिक, इन दो बात का ध्यान रखना, हस्तांतरण तो सब में होता ही है। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक का हस्तांतरण किसने बोला है, जेम्स ड्रेवर ने बोला है। ठीक है, B.N. झा, आपके B.N. झा जी क्या कहते हैं, B.N. झा जी के द्वारा भी हम देख लेते हैं। इनका मत है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि B.N. झा द्वारा, जो B.N. झा थे उन्होंने कहा था वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। आपको यहाँ पे ट्रिक याद करनी पड़ेगी, पूर्ण योग से आपको एक ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि मैंने ऐसे याद करा था, जो B.N. झा थे उन्होंने योग की बात कही थी। ठीक है, तो वो किस योग की बात कही थी, जन्मजात विशेषताओं की। ठीक है, ऐसे याद रखना। वो देखो परिभाषा अब हर चैप्टर में परिभाषाएं आएगी, आप उसको ऐसे पूरा रट तो नहीं सकते हैं ना, तो उसको हम ट्रिक के साथ लेके चलेंगे, कनेक्ट करके चलेंगे। देखो पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई को हम एक दूसरे से रिलेट करके करते हैं तो वो आसान बन जाती है। इसीलिए तो टीचर्स होते हैं, इसीलिए तो बुक्स होती है पढ़ाने के लिए, वो एग्जाम्पल से बताते हैं, रिलेट करके बताते हैं। हम किसी भी चीज़ को रिलेट करके याद रखते हैं तो हमें ध्यान होता है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं कि ये एप्पल दिखाते हैं, इमेज दिखाते हैं, ऐसे ही। ठीक है, आगे नहीं, बाद फालतू के टॉपिक पे नहीं जाते, वो आप आगे आएगा। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है, आपके वुडवर्थ क्या बोलते हैं, देखो जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि शारीरिक और मानसिक, और B.N. झा ने कहा था योग होता है जन्मजात विशेषताओं का। वुडवर्थ के अनुसार देख लेते हैं, वंशानुक्रम में वे सभी बातें, वो बोल रहे हैं वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भधारण के समय, जन्म से लगभग 9 वर्ष पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। तो इनका कहना है जो गर्भधारण, जो बच्चे ने गर्भ में ही सीख लिया वही उनका वंशानुक्रम होता है। इनका कहने का मत ये है कि जो बच्चे ने पहले से ही गर्भधारण करने से पहले ही जो उसने पहले से ही सीख लिया वही वंशानुक्रम होता है। बोलते हैं ना, अभिमन्यु ने पेट में ही सब कुछ सीख लिया था,
वो कहते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट होती है उसको लेडीज़ उसको अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे वो, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, फिर इनका मत ये था कि वो 9 वर्ष पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। ठीक है, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जो प्रक्रिया है, जो आपका प्रोसेस है वंशानुक्रम, वो क्या होता है। ठीक है, तो शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है। आपको बताया गया है बायोलॉजिकली होता है कि जो शरीर का आरंभ है वो एक कोष से होता है। वो एक कोष आता कहाँ से? देखो, पिता का एक कोष, पिता का कोष से और माता के कोष से। ठीक है, संभोग के कारण एक कोष होते हैं, ये सभी जानते हैं। इतने मैच्योर हो बातों पे, ये कि मैम क्या एक्सप्लेन कर रही हैं ऐसा नहीं है। मैच्योर होना, ये पढ़ना, एक एक पॉइंट डिफाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, माता पिता के कोष से बनता है, सबको ही पता है माता पिता के कोष से मिलता है। ठीक है, माता पिता की कोष की संख्या, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि माता पिता की माता के कोष की संख्या कितनी होती है, तो माता की भी 23 और फादर की भी, आपके पिता की भी 23 होती है। टोटल कोषों की संख्या 46 होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी बच्चों में, कुछ बच्चों में मामूली एक रिकॉर्ड बताया गया है तो 46 संख्या होती है, ऐसा नहीं है कि सभी में। ठीक है, जो सारा स्वस्थ और बच्चा होता है। ठीक है, और बच्चे में कुल कोष कितने होते होंगे, कितने होते हैं आपके? 46 होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? XY, आपको याद रखना है, पुरुष में XY। ठीक है, माता में होता है सिर्फ ओनली XX गुणु। ठीक है, माँ में कितने, माँ में गुणसूत्र होता है XX और Y में होता है XY। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका गुणसूत्र से कैसे प्रोसेस होता है। देखो, ये है आपका पिता का, ओके, ये है आपका माता का। ठीक है, अब बच्चा कैसे डिपेंड होगा, देखो यहाँ पे हमने XX कट कर दिया, क्या बचा? XY। आपका जब XY गुणसूत्र मिलकर बनेगा तो वो क्या होगा? आपका लड़का पैदा होगा। ओके, देन आपका XX क्या होगी? लड़की होगी। ओके, जब आपका यहाँ पर X, यहाँ से भी एक X कट गया, यहाँ से भी X कट गया, पिता का भी गुणसूत्र X हट गया, आपका माता का भी X गुणसूत्र हट गया, तो क्या बचा? XY, तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा। ओके, फिर आपका यहाँ से माता का X कटा और पिता का Y कटा। ठीक है, तो क्या क्या बचा? XX बचा, तो XX बचा तो क्या होगा? लड़की पैदा होगी। ये रूढ़िवादी बोल रखा है, रूढ़िवादी एक बात कही गई है कि लड़की पैदा हुई है, एक औरत को ही कोसा जाता है। इट इज़ नॉट गुड पॉसिबल फॉर ये एक बच्चा पैदा करना कौन सी लिंग का है, वो एक फादर पे डिपेंड करता है, एक पुरुष पर डिपेंड करता है, ना कि महिला पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो लिंग है, किस बच्चे का जो लिंग धारण है, आपका लड़का है या लड़की है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो पुरुष पर डिपेंड करता है। ये रूढ़िवादी बना रखा है कि किसी लड़की औरत के लड़की पैदा होती है तो उसको कितना सुनने को मिलता है। नहीं, वो उस पर उसका तो कोई फॉल्ट है ही नहीं। साइंस और साइकोलॉजी आपकी ये बोलती है कि उसका तो कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं है, इससे सिर्फ पुरुषों की ही गलती होती है। अगर लड़की पैदा है तो पुरुष की पिटाई करनी चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि तूने ये करा वो करा, नहीं भाई, उसका तो कुछ है ही नहीं। उसका तो गुणसूत्र XX होता है, वो तो फादर पे डिपेंड करता है कौन सा गुणसूत्र उसका कटता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये देख लेते, ये आपने प्रोसेस समझ लिया। आनुवंशिकता के वाहक जीन्स होते हैं। जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता के वाहक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वंशानुक्रम की प्रक्रिया में आपने सीखा कि लड़का की कौन से गुणसूत्र होते हैं, लड़की के लिए कौन से गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और कितनी कोषों की संख्या होती है और माता की कितनी होती है, ये हमने था। अब हम देख लेते हैं आनुवंशिकता के जो आपके वंशानुक्रम के नियम है, जो सिद्धांत हैं, जो कि आपके पूछ लिए जाते हैं। सिद्धांतों में से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CTET, फॉर DSSB, फॉर STET, सभी ऑल एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम है, ये सबका सिलेबस 1 by 1 मैं लेके चल रही हूँ। आपका ये चैप्टर 3 है, मैंने इससे पहले चैप्टर 4 करा दिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया, उसमें मैंने सारे सिद्धांत सामाजिकरण की पूरी प्रक्रिया करा दी है। ठीक है, अब इस टॉपिक के बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं आनुवंशिकता के सिद्धांत। ओके,
आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के नियम देख लेते हैं, हम सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग मत है, किसने कौन सा नियम दिया है, किसने क्या बात कही है, वो हम सब फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला नियम है आपका बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है, कंटिन्यूटी। जो बीज कोष हैं उनकी कंटिन्यूटी, जैसे कि आपका बीज कोष का निरंतरता चलती जाती है कि एक पीढ़ी में जो बीज कोष था वो दूसरी पीढ़ी में, वो भी दूसरी पीढ़ी में निरंतर होता रहता है। बट आपका जो बीज कोष का सिद्धांत है कि बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया है, आपका बीज मैन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है जो बीज कोष का सिद्धांत है वो किसके द्वारा है, तो बीज मैन के द्वारा है। देखो बीज से इसमें तो कोई टफ याद नहीं है आपको करने का। ठीक है, यही ट्रिक हो गई कि बीज कोष बीज मैन ने दिया है। ठीक है, फिर इसके इनका मत क्या है, जो बीज मैन के द्वारा जो शरीर का निर्माण होता है, जो शरीर का निर्माण करने वाला मूल जीवाणु कभी नष्ट नहीं होते। जो शरीर का जो निर्माण करते हैं, जो स्पर्म होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। उनका कहने का मत ये है, यह अंडाकोश और शुक्रकोश के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इनका कहना है कि जो बीज कोष होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चलते रहते हैं। तो इन्होंने वंशानुक्रम को ऐसे एक्सप्लेन करा है बीज कोषों के द्वारा। ठीक है, उसी को हम वंशवेल कहते हैं। बोलते हैं ना कि ये तो भाई फलाने की वंशवेल है, तो वो एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, दूसरा है आपका अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। मुझे बहुत डर लगता है कि ऑन किया है नहीं किया है, मेरे साथ एक बार धोखा रह चुका है कि वीडियो पूरी बन गई और ये ऑन नहीं हुआ। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, देखो जो अर्जित हैं गुण हैं उनका संक्रमण का नियम, मतलब जो संक्रमण होता है थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस आते हैं, ये बोला गया है। जो अर्जित गुणों का संक्रमण है वो एक दूसरे में, जो मैंने अपनी पीढ़ी में अर्जित करा, जो मैंने प्राप्त करा, ज्ञान किया, सीखा, वो दूसरे में भी होता है। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कल्चर हमारा स्थानांतरण होता है, हमारे जो पूजा जैसे हम करते हैं वही हमारी दूसरी पीढ़ी करती है, तीसरी पीढ़ी करती है, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम, संक्रमण का नियम में ये किसने दिया है, आपका लेमार्क ने दिया है। ये आपको याद होना चाहिए कि अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम किसने दिया, आपका लेमार्क ने दिया है। ठीक है, पर इन्होंने क्या कहा है, अर्जित गुणों का वितरण संतानों में होता है। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए अध्ययन किए गए हैं, बहुत अध्ययन किए गए हैं, सबने अध्ययन किए। तो एक आपका क्वेश्चन ये भी बन जाता है, लेमार्क का अध्ययन, लेमार्क ने किस पर अध्ययन करा था। देखो आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा साइंस में, लेमार्क का अध्ययन जिराफ का अध्ययन। ठीक है, किस पे किया है उन्होंने, जिराफ पर अध्ययन किया है। देखो जिराफ में लेमार्क का अध्ययन क्या था कि जो जिराफ थे वो छोटी दर पीढ़ी थी। तो ठीक है, तो पत्तियां और वो सब होते थे, जैसे ऊपर पत्तियां होती थी, बहुत तेज पेड़ वो पौधों को खाने के लिए वो अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर कर करके अपना खाना लेते थे, पत्तियां खाते थे। ठीक है, तो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी उछलना, एक पीढ़ी बहुत ऊपर हुई, दूसरी पीढ़ी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से क्या हो गया, अर्जित गुण हो गए, संक्रमण हो गया, एक दूसरे का मतलब हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लेमार्क का अध्ययन। पूछ लिया जाता है कि लेमार्क का अध्ययन किस पे था, तो आपका जिराफ पे था। ठीक है, जैसे कि आपने पुरानी जाति, ऐसे एक देश है जहाँ पे बहुत सारे गले में वो पहनते जाते हैं छल्ले टाइप के गर्दन को बढ़ाने के लिए। तो मेरी जितनी पीढ़ी का इतना छल्ला वो सेंटीमीटर नापते रहते हैं, तो मेरी जितनी पीढ़ी का होगा वो नेक्स्ट उस पीढ़ी का थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, आएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका लेमार्क का अध्ययन। और फिर है आपका अर्जित गुणों के संक्रमण पर आपका डार्विन ने भी अध्ययन किया है। ठीक है, डार्विन का क्या मत है, इनका विचार लेमार्क से भिन्न था। लेमार्क ने तो अपना जिराफ पे कहा था, ये इन्होंने कहा था, इनका कहना था कि जीवन रक्षा के लिए प्राणी जो विशिष्ट गुण अर्जित करता है उसका संक्रमण होता है। उनका मत है कि प्राणी को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इनका भी मत यही है, जैसे कि अब जिराफ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, उन्होंने संघर्ष करा, इन्होंने अपनी बात में कह दिया। ठीक है, उन्होंने संघर्ष करने के लिए उन्होंने अपना ऊंचे ऊंचे पेड़ों से खाना शुरू किया। जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करते हैं तो वो अर्जित गुण डिफाइन होते रहते हैं। जैसे कि अब आपकी पीढ़ी में बहुत संघर्ष करा, किसान है उन्होंने संघर्ष करा, तो उस कि जो नेचर है संघर्ष करने का वो दूसरी दर पीढ़ी में भी संघर्ष का संक्रमण रह ही जाता है। जैसे कि मैं बहुत स्ट्रगल वाली हूँ, मेरे बच्चे अब मुझे देखेंगे कि मम्मा बहुत स्ट्रगल है, फादर बहुत स्ट्रगल है, या दादा स्ट्रगल थे, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ संक्रमण लग ही जाता है, वो भी होता रहता है जीवन का संघर्ष करने के लिए। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट,
आनुवांशिकता या वंशानुक्रम के सिद्धांत है आपका भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, भिन्नता का सिद्धांत ये है, ये बोलते हैं जो कि वंशानुक्रम है, जो आनुवांशिकता के गुण हैं माता पिता के, वो पर जरूरी नहीं है कि वो सेम जाएं। ये आपका सोरेंस द्वारा कहा गया है, सोरेंस ने इसको गलत बताया है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने बोला है भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, वो नहीं मानते कि गुण एक दूसरे के अर्जित होते हैं, वो बोलते हैं कि भिन्न भिन्न भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स भिन्न हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है, बहुत ऐसा भी हो जाता है दोनों मम्मी पापा गोरे हैं और बेटा बच्चा काला हो जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे भिन्नता का सिद्धांत आ गया। ठीक है, जैसे कि माँ बाप बहुत, देखो माँ बाप दोनों खिलाड़ी हैं, बच्चा खिलाड़ी नहीं बना, बच्चा कुछ और बन गया, है ना, तो ये भी एक भिन्नता का दिखाई देता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चे समानता का और भिन्नता का दोनों का अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन बन गया कि फादर भी आपका शारीरिक गेम में थे, कि फुटबॉलर थे या कुछ भी एनीथिंग, स्पोर्ट्समैन थे, मदर भी स्पोर्ट्समैन थी, सेम बच्चा भी बन गया स्पोर्ट्समैन, तो वो समानता का सिद्धांत हो गया। अगर वो उससे भिन्न है तो वो भिन्नता का सिद्धांत हो गया। इनका कहने का मत है, इनके अनुसार भिन्नता पाए जाने का कारण माता पिता के बीज कोषों की विशिष्टता है। ये बोलते हैं जो माता पिता के बीज कोष हैं, जैसे माता के 26 हैं, वो 23 हैं, पिता के भी 23 हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है, उनके डिफरेंसों के कारण भिन्नता आ जाती है। ठीक है, बीज कोषों की विशिष्टताएं हैं, जो बीज कोष में अनेक जीन होते हैं, ऑफकोर्स सब कितने टाइप्स के जीन्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्विंस भी चेंज हो जाता है, ट्विंस एक बच्चा अलग होता है, दूसरा अलग होता है, तो वो क्या हो जाता है, भिन्नता का सिद्धांत हो जाता है। वंश को सूत्रों से, जैसे वंश सूत्र है हमारा, वंश सूत्र है 16777 216 प्रकार की भिन्नताओं का संभावना होती है। ये संभावना हो जाती है जो बीज कोषों की है, ये विज्ञान के द्वारा दिया गया है कि जो बीज कोष के सूत्रों के हिसाब से भी हमारा बच्चों में भिन्नता पाई जाती है, वंशानुक्रम में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका चयनित गुणों का सिद्धांत। ठीक है, चयनित गुणों का मतलब चयनित, आपको नाम से पता चल रहा है चयनित गुणों का सिद्धांत। ये वंशानुक्रम में समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि समानता दिखाए, सारे नियम सारे ही मतलब गुणों को सूत्र एक जैसे हों, तो चयनित कुछ चयन होके आते हैं। जैसे कि देखो कुछ गुण बच्चा वातावरण से भी सीखता है, कुछ अपने माँ बाप से भी ठीक सीखता है। ठीक है, बच्चे ने कुछ गुण अपने माँ बाप से, अपने कल्चर से, सबसे सीखे। ठीक है, और कुछ गुण अपने आप सीखे वातावरण से। तो ऐसा नहीं है कि समान ही गुण अर्जित करता है, वो कुछ चयनित गुणों को भी अर्जित करता है, सिद्ध का सिद्धांत होता है। ठीक है, जैसे कि देखो वातावरण से सीखता है, समस्त मानवीय गुण सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, व्यक्ति कुछ विशेष गुण, जैसे विशेष गुण दिए हुए हैं जो कि मोस्टली होते हैं। खून का प्रकार, जैसा कि माँ बापों में जैसे खून होगा, मतलब ब्लड ग्रुप होगा, वही बच्चों में होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, सेम माँ बापों का जो ब्लड ग्रुप है वो जरूर बच्चे में पाया जाएगा। ठीक है, चेहरे की बनावट मिलेगी, जैसे माँ बाप की वैसे बच्चों की मिलेगी। ठीक है, कुछ चयनित हैं, कुछ गुण सिद्धांत हैं जो चयनित हो दिए गए हैं, जैसे कि त्वचा का रंग बता दिया। ठीक है, आंखों का रंग बता दिया, वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं। ये था कुछ चयनित गुण होते हैं। ठीक है, फिर है आपका समानता का सिद्धांत। मैंने बोला ना समानता, समान सब चीज़ों, समानता का सिद्धांत देखो, जैसे इसका मतलब ये है जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। माँ बाप लंबे तगड़े होंगे तो बच्चों भी लंबे तगड़े होंगे, माँ बाप गोरे होंगे तो बच्चे भी गोरे होंगे, है ना। मानवता का सिद्धांत ऐसे कि मानव की प्रजाति से मानव के ही प्रजाति का बच्चा पैदा होगा, और पशु की प्रजाति से पशु की जाति का प्रजाति होगी, तो वो क्या है आपका समानता का सिद्धांत, वहाँ पे सिमिलरिटी होती है। ठीक है, फिर है आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है, चेंज। ठीक है, जब माता पिता के विपरीत गुण संतान में पाए जाते हैं तो वो क्या कहला जाता है, प्रत्यागमन कहला जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मानसिक से बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बट उनका बच्चा बहुत मूर्ख निकल जाता है, कि बहुत से जैसे बहुत होशियार होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके बच्चे नहीं हो पाते, तो वो क्या हो गया, प्रत्यागमन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने दोनों माँ बाप दोनों गोरे हैं, बच्चा काला पैदा हो गया, तो वो क्या हो गया, प्रत्यागमन हो गया। ठीक है, तो वो मतलब विपरीत गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो वो विपरीत गुण आ गए, वही सेम सिमिलरिटी नहीं आई, तो वो हो गया आपका प्रत्यागमन का सिद्धांत, और जो सेम होगा वो समानता का सिद्धांत है। ठीक है, फिर है आपका जीव सांख्यिकी सिद्धांत।
वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, भर भर के पूछा जाता है। जीव सांख्यिकी सिद्धांत या इसको बोलते हैं बायोमेट्रिक का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक का सिद्धांत। इसको किसने दिया है? आपका गाल्टन जी ने दिया है। किसने दिया है इसको? आपका गाल्टन जी ने दिया है। तो इनके अनुसार क्या कहा गया है? इनके अनुसार कहा है जीव के लक्षण, जो जीव होता है, जो पैदा हुआ जीव, हम बोलते हैं ना जीव, माता पिता से ही नहीं बल्कि पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं। इनका कहना है जो जीव पैदा हुआ, जो वंश पैदा हुआ, वो सिर्फ माता पिता पर तक ही डिपेंड नहीं होता है ना। इन्होंने सांख्यिकी लगाई। इन्होंने कहा कि 50% बच्चा माँ बाप पे ही जाता है, ठीक है। उसका 1/8 पार्ट आपका दादा दादी पे जाता है, ठीक है। 1/4 पार्ट दादा दादी पे जाता है और 1/8 भाग पर दादा पर दादी पे जाता है। तो इनके अनुसार जो टोटल कुल योग दिया है वंशानुक्रम का, जो पीढ़ी का या जीव का जो कुल योग है वो क्या है? आदि विशेषताएं तो माता पिता से, आदि मतलब 50%, 1/2 पार्ट किसका है? माता पिता का है, ओके। 1/4 1/4 पार्ट मतलब आपका 25% पार्ट किसका है? दादा दादी का है, ठीक है, से होता है। तथा 1/8 भाग 1/8 पार्ट किसका होता है? परदादा और दादी से प्राप्त होता है। इसी अनुपात के अन्य पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। यही पीढ़ी दर पीढ़ी अनुपात चलते रहते हैं। तो इसी को उन्होंने जैव आपका जीव सांख्यिकी सिद्धांत कहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संकरता का सिद्धांत। पूर्ण संकरता का सिद्धांत, इस नियम को मेडल ने दिया है। किसने दिया है? जो आपका पूर्ण संकरता पूछ लिया जाएगा कि पूर्ण संकरता का सिद्धांत किसने दिया है, वो आपका मेडल ने दिया है, ठीक है, मेडल ने दिया है। उन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए? इन्होंने अपने प्रयोग मटर व चूहों पर किए थे। जो अब इन्होंने जो वर्ण संकरता का सिद्धांत दिया है, पूछ लिया जाएगा कि वर्ण संकरता का सिद्धांत मेडल के द्वारा दिया गया है, उन्होंने किस पे प्रयोग करे थे? तो उन्होंने अपने प्रयोग किस पे करे थे? मटर पे और चूहों पे किए थे। अब आप मुझसे प्रयोग सुन लीजिए, ठीक है। तो मटर पे इन्होंने प्रयोग ऐसे करे थे। मेडल का मटर का प्रयोग ऐसे था, इन्होंने एक बड़ी मटर ली, एक छोटी मटर ली। इन्होंने दोनों बड़ी प्रजाति और छोटी मतलब मटर को दोनों को बोया। तो इन्होंने पाया कि बड़ी मटर पैदा हुई है, ठीक है, बड़ी मटर की प्रजाति पैदा हुई है। फिर इन्होंने क्या किया? वर्ण संकरता के बीज लिए, ठीक है, और छोटे मटर लिए, छोटे बीज लिए। फिर इन्होंने पाया कि प्रजाति है कि बड़े बीज और विशुद्ध प्रजाति के पाए हुए अलग अलग मिश्रण पाया। फिर जब उन्होंने उसी बीज को दोबारा से इन्होंने क्या करा? उसी बीज को दोबारा से बोया, तो फिर इन्होंने पाया कि जो बीज थे वो बड़े थे और मिश्रण थे, ठीक है। तो इसको हम मेडल का प्रयोग बोलते हैं। इनके मेडल के प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला? इनका निष्कर्ष क्या निकला? इन्होंने क्या कहा जो प्रयोग करके? यदि गुणसूत्र एक ही प्रयोग के हैं, जैसे गुणसूत्र एक ही प्रयोग के हैं, जैसे इन्होंने ले लिया सेम ले लिए, ठीक है, एक ही प्रभाव के हैं, उनसे वही अभिव्यक्ति होगी, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया कि मैंने सेम ले लिए, छोटे मटर ले लिए, तो क्या होगा? छोटे ही मटर पैदा हुए। मैंने छोटे और बड़े ले लिए, तो क्या होगा? बड़े मटर पैदा होंगे, ठीक है। तो जो गुणसूत्र जागृत होगा संतान में, उसी की प्रधानता रहती है, ठीक है। एक जैसे अलग अलग ले रहे, जो जागृत रहेगा, जो गुणसूत्र अच्छा रहेगा, उसी की संतान प्रधानता रहती है। जागृत गुणसूत्र सुप्त गुणसूत्र को समाप्त कर देता है। जैसे कि एक गुणसूत्र छोटा ले लिया, एक मैंने बड़ा ले लिया, तो छोटे को बड़ा कट कर देता है, गुणसूत्र उसको खत्म कर देता है। जैसे पिता और माता में भी होते हैं ना, एक्स और वाई और एक्स होते हैं, तो वो जो गुणसूत्र एक दूसरे से कट होते रहते हैं। तो जब जो लास्ट में जो गुणसूत्र बचता है, उसी से बच्चा डिफाइन होता है, लिंग कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो वही इन्होंने कहा है कि जिसकी प्रधानता ज़्यादा होती है वही वो जागृत रहता है, ठीक है। मेडल ने इसे मुख्य प्रत्यागमन कहा गया है। इसी सिद्धांत को मेडल ने कहा है मुख्य प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं चूहों के ऊपर क्या करा था इन्होंने? एक वाइट चूहा लिया, एक काला चूहा लिया, दोनों को छोड़ दिया। तो इन्होंने देखा जो चूहे के बच्चे पैदा हुए, वंश पैदा हुआ, वो भी ब्लैक पैदा हुआ था, ठीक है। फिर इन्होंने फिर दोबारा से इन्होंने क्या करा? वर्ण संकरण की प्रजाति के चूहे ले लिए, है ना, और आपका दूसरा चूहा ले लिया, ब्लैक ले लिया, व्हाइट ले लिया, दोनों ब्लैक व्हाइट दोनों अलग अलग ले लिए, ठीक है। सेम ले लिए। तो क्या देखा इन्होंने? जब जो प्रजाति पैदा हुई वो डिफरेंट पैदा हुई, ठीक है। ब्लैक पैदा
पैदा हुई और वाइट दोनों तरह के हो गए पैदा, ब्लैक भी हुए वाइट भी हुए दोनों तरह के। बट क्या हुआ कि प्रकृति ने, जो प्रकृति चाहती है, जो इनका मत है, मेंडल ने कहा है जो प्रकृति चाहती है उसी को अंत करती है और प्रकृति के अकॉर्डिंग विशुद्ध प्रजाति चलती है, उससे आगे की विशुद्ध प्रजाति चलती है। ये था आपका वर्ण संकरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अपना जो सिद्धांत बचा हुआ है, अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, यहाँ पे है आपका अवितरण सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो गुण आप बच्चों माता पिता ने प्राप्त किए हैं वही गुण बच्चे में आए। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताया है, वुडवर्थ ने बोला है, जैसे कि माँ बाप हैं, ठीक है, माँ बाप ने बहुत कठोर कष्ट करा, फावड़ा चलाया, मजदूरी करी, एनीथिंग कुछ भी करा, तो उनके हाथ बहुत टाइट हो गए, कड़क हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो उनसे वंश पैदा होगा कि उनकी वंश भी उनके उसी कठोर हाथों से बच्चा पैदा हो। तो ये उन्होंने कहा अर्जित गुणों का अवितरण बताया है कि वो वितरण नहीं होता। ठीक है, एक एग्जाम्पल ऐसा भी है जैसे कि आपने लिया कि माँ बाप हैं कि वो किसी एक्सीडेंट या किसी दौरान घटना के दौरान आंखें खो देते हैं। ठीक है, वो अंधे हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा या वंश आगे आएगा कि वो भी अंधे हो। ठीक है, तो ये इसमें बोला है अर्जित गुणों का अवितरण का नियम। ऐसा सेम नहीं है कि जो माँ बापों का अर्जित गुण किए हैं वो बच्चों में ही निकले हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया कि माँ बाप अंधे हो गए किसी सिचुएशन के कारण, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे भी फिर अंधे ही पैदा होंगे। अगर माँ बाप जन्म से अंधे हैं तो ऐसा होता है, जैसा कि माँ बाप जन्म से अंधे हैं तो बच्चा पैदा हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत। यहाँ पर हमने सारे आपके सिद्धांत पढ़ लिए वंशानुक्रम के। ठीक है, या आनुवंशिकता या हेरिडिटी के, ये सारे हमने सिद्धांत पढ़ लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत। आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरे वीडियोज़ को। आप लोग मेरे चैनल को ग्रोइंग नहीं करा रहे हैं, मोनेटाइज नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं स्मार्ट बोर्ड पे से क्लासेस कैसे दूंगी। आप लोग मेरा सहयोग करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।